मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। और ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बीच में वो दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट किए थे, ग्रेविटी क्या होता है और ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, ठीक है। जो हमने ग्रेविटी के बारे में बताया था, ग्रेविटी जो होता है पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए पुलिंग फोर्स होता है, ठीक है ना। और जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ठीक है, ऑन द अर्थ सरफेस बिटवीन द टू जो पॉइंट मास होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स रहता है उसके कारण से होता है, ठीक है। कल हम लोगों ने अच्छे से मतलब इसको डिस्कस किया था, ठीक है। लेक्चर में अभी आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 10, है ना। लेक्चर 9 में हम लोग इन चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या पढ़ा था, G=gm/r²। ये r क्या था, नियर द अर्थ सरफेस, है ना। इसका मैग्नीट्यूड और ग्रेविटेशन इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, बट दोनों क्या है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है ना। कोई दिक्कत, ठीक है, दोनों वेक्टर है ना, कोई दिक्कत, दोनों का यूनिट क्या है, सेम है ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिसके कारण से हम लोग जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन जो ड्यू टू हाइट के साथ वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या था, फर्स्ट तो हमने पढ़ा था ड्यू टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू क्या था, ड्यू टू शेप एंड साइज, ठीक है। जो जी वेरी कर रहा था ड्यू टू शेप एंड साइज, इसके लिए पढ़ा था। इसमें हमने क्या पढ़ा था, जो इक्वेटोरियल लाइन होता है और जो पोल का जो लाइन होता है ना, जो इक्वेटोरियल लाइन तो अबाउट 21 किलोमीटर से ज्यादा होता है। अगर 21 किलोमीटर इक्वेटर ज्यादा है पोल से, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी क्या लिखते हैं हम लोग, gm/r²। जी क्या लिखते हैं, gm/r²। तो ये r इक्वेटर पे स्लाइटली ग्रेटर देन पोल के डिस्टेंस से, है ना। अगर ये बड़ा होगा इक्वेटर पे तो ये g क्या होगा, छोटा। तो इसमें हमने फिर क्या दिखाया था, g जो पोल के लिए होता है ग्रेटर देन g किसके लिए, इक्वेटोरियल लाइन के लिए, ठीक है ना। ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद सेकंड वेरिएशन क्या था, सेकंड वेरिएशन किसके साथ था, विद एल्टीट्यूड, है ना। सेकंड वेरिएशन किसके साथ था, विद एल्टीट्यूड। विद एल्टीट्यूड, ठीक है, ब्रैकेट में h हाइट above the earth surface, ठीक है ना। h हाइट above the earth surface, है ना। उसमें हमने क्या देखा था, ये अर्थ मास m, रेडियस r, है ना। सरफेस से इस वाले पॉइंट के बीच का जो हाइट था कितना था, ये h था। ये टोटल डिस्टेंस क्या था सेंटर से, स्मॉल r था। तो स्मॉल r इक्वल टू h प्लस कैपिटल R, स्मॉल r इक्वल टू h प्लस कैपिटल R, ठीक है। ये हमने क्या था डायरेक्ट। उसके बाद यहाँ से जो हमारा रिलेशन आया था g डैश या g इफेक्टिव, क्या आया था, g1 प्लस h/r के पावर स्क्वायर, ये देखा था ना, ड्यू टू हाइट, ठीक है। इसको हमने जो सॉल्व डिराइव किया था लेक्चर नंबर 9 में, देख लीजिए कैसे हमने इसको डिराइव किया था। तो g डैश इक्वल टू g/1 प्लस h/r का स्क्वायर, है ना। तो ये था मेरा जनरल फार्मूला, है ना, ये था जनरल फार्मूला। उसके बाद हमने इसमें क्या देखा था, कंडीशनल फार्मूला, है ना। कंडीशनल फार्मूला के लिए क्या था, g डैश इक्वल टू g1 प्लस h/r स्क्वायर। यहाँ पे -2 होगा क्योंकि नीचे चले जाएगा, ऊपर क्या आएगा, -2। तो देखिए ये क्या, 1 प्लस h/r पे पावर -2। इसमें कंडीशन क्या था, इफ h very less than r, if h very less than r, then देखिए h very less than r, या तो ये वाला जो फ्रैक्शन, ये वाला जो रेशियो है, ये क्या 1 से बहुत छोटा होगा। तो अगर ये 1 से छोटा होता तो अकॉर्डिंग टू मैनुअल एक्सप्रेशन,
ठीक है। उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये क्या होता है, ये जो पावर है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, ये मैनुअल अप्रोक्सीमेशन में है ना, टू एच ओपन आर, ठीक। ये वाला आ गया हमारा फॉर्मूला। ये क्या अप्रोक्सीमेशन में है ना, कंडीशनल फॉर्मूला है ना, ये है कंडीशनल रिजल्ट, ठीक है। और जो पहले वाला था ये कौन सा रिजल्ट है, ये जनरल रिजल्ट है, जनरल रिजल्ट है ना। ये जो रिजल्ट है ये आप ऑलवेज लगा सकते हैं है ना, ये रिजल्ट आप ऑलवेज लगा सकते हैं, बट ये रिजल्ट आप कुछ सर्टेन कंडीशन के रिगार्डिंग इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए हम क्यों ये वाला फॉर्मूला क्यों हमने डिराइव किया, इसका रीजन है देखिए, g1 प्लस एच बाय आर के पावर -2 यानी स्क्वायर, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट हो रहा था है ना। अगर हमारे पास मान लीजिए h का वैल्यू 10 किलोमीटर हो, ठीक है, 100 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर से अब 100 हो, 200 300 400 किलोमीटर हो, तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करते हो तो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको मैंने थोड़ा इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया फॉर ए सर्टेन हाइट के लिए। मैं भी हाइट का रेंज लिखा दूंगा कि किस हाइट में कौन सा फॉर्मूला को यूज करना है, किसमें कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पे g डैश इक्वल टू g1 माइनस 2h अपॉन r, ठीक है। तो उस केस में आप एक सर्टेन पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए h का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये जो h है 500 किलोमीटर से कम या इसके इक्वल होना, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मान लीजिए 500 किलोमीटर से h बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो फिर तो जनरल फॉर्मूला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए h वेरी वेरी लेस देन r, तो ये h जो वेरी वेरी लेस देन r है कितना छोटा है ना, जैसे मान लीजिए r कितना होता है 6.4 × 10⁶ मीटर पर सेकंड है ना, सॉरी किलोमीटर मीटर है ना, क्योंकि क्या था 6400 किलोमीटर इसका रेडियस होता है ना। अब इससे h छोटा है, कितना छोटा हो जो हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं ना। तो वो जो ये फार्मूला एक्चुअली क्या है, छोटा का मतलब कितना छोटा, तो छोटा मतलब क्या हो गया, कितना छोटा 10% अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। तो मान लीजिए 6400 किलोमीटर का 10% 640 किलोमीटर अप्रोक्स, तो मतलब 600 के आसपास हम जो है ना रिजल्ट हम लोग देखते हैं। उसके लिए फिर आपको हम बताते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे आपको फार्मूला यूज करना है ना। तो h का वैल्यू छोटा कितना अप्रोक्स 8% 9% 10% के आसपास लेते हैं, तो उस केस में आपको ये फार्मूला आपको लगाना है, ठीक है। अगर वो इतना छोटा नहीं होता है, मान लीजिए कि ये 6400 किलोमीटर है और ये 6000 किलोमीटर हो गया, तो उस केस में फिर आपको जनरल फार्मूला से जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में आप टेंशन मत लीजिए, आपके एग्जाम में ज्यादातर इस बेसिस पे ही क्वेश्चन होता है। कभी कभी आपको डायरेक्ट फार्मूला, आपको डेटा ऐसा दे रखा होगा और आपको डेटा से आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा, तो आपसे डायरेक्ट पूछता है कि इसका जो रिजल्ट होगा वो किस फार्मूले के अकॉर्डिंग होगा, तो ये ऑप्शन होगा, ये भी ऑप्शन होगा, तो आपको डेटा देख के पता करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको लिमिटेशन लिखा रहा हूं कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए यहां पे लिख लीजिए ठीक है। कुछ कंडीशन है उसके लिए आपको क्या जी डैश यूज करना है ना। तो मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन है ना, इफ h का वैल्यू है ना, इफ h का वैल्यू कितना हो लेस देन या अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 10 किलोमीटर हो है ना। इफ h का वैल्यू एक्चुअली क्या है कि डेटा निकाला गया है कुछ ऐसा इसके अप्रोक्सीमेशन है ना, मतलब जो मैंने सॉल्व करके दोनों को इक्वेट किया, दोनों फार्मूला को इक्वेट किया, उसके रिगार्डिंग मैंने देखा कि h का कौन सा वैल्यू मैच कर रहा है किस हाइट के लिए, h वेरी लेस देन 10 किलोमीटर इस केस के लिए, ठीक है। जो g डैश का वैल्यू होगा वो g के बराबर हो जाएगा और इसका जो आता है 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, इसका वैल्यू कितना आता है इतना, और ये क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू होता है ना। कब, जब 10 किलोमीटर से छोटा बराबर लेते हैं, समझ में आएगा। तो जैसे कि हम लोग जो अर्थ सरफेस पे जो हम लोग जी कांस्टेंट लेते हैं, जी कांस्टेंट मतलब क्या हुआ कि आपकी कितनी एबिलिटी, आप 10 किलोमीटर हाइट तक कभी फेंक ही नहीं सकते, मुश्किल से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक जा सकते, 2 किलोमीटर भी नहीं, यानी एक ह्यूमन बीइंग का इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो
एक दो किलोमीटर से ज्यादा फेंक सके, ठीक है। इनफैक्ट कोई मशीन एक रॉकेट को छोड़ के, ठीक है, एक रॉकेट को छोड़ के उसके लिए अलग थियरी है, कॉन्सेप्ट है, इसके वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप इतना बड़े स्केल प्रोजेक्ट करो ताकि वो स्केप कर जाए, है ना। तो वो एक पर्टिकुलर केस के लिए होता है, स्पेस सेंटर वाले से यूज करते हैं रॉकेट को लॉन्चिंग के लिए, बाकी उसको छोड़ के ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हम क्या मानते हैं कि अबाउट 10 किलोमीटर के आसपास जी हम लोग क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, है ना। समझ में आ गया क्या? चलिए सेकेंड केस, इफ h, है ना, इफ h का वैल्यू 10 से बड़ा, और मैंने आपको क्या बोला कि 60%, 10%, 64 किलोमीटर टाइम्स कितना हुआ, ठीक है, 640। लेकिन ये जो मैं 500 लिखा रहा हूँ, 400 से 500 के बीच में जो डेटा लेते हैं हाइट का, वो बहुत नियर बाय, मतलब कि थोड़ा एग्जैक्टनेस आता है ना। आप 600 पे भी ले सकते हो, 630 पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा डेटा क्वेश्चन में दे नहीं रखा, आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको ऐसा दे रखा होगा, आप इजी वे में फॉर्मूला में लगा सकते हैं, है ना। उतना नियर बाय डेटा कहीं नहीं दे रखा होगा। 10 एच का वैल्यू इससे और 500 किलोमीटर के मिड में हो, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाना है ना। आप देखिए एच 500 किलोमीटर से छोटा बराबर हो तो ये कौन सा है, अप्रोक्सीमेशन बना। तो देन जी डैश इक्वल टू क्या होता है, जी 1 माइनस 2h अपॉन r, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन r। समझ में आ गया क्या? ठीक है। आप देखिए क्या ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, क्या ये वैल्यू कांस्टेंट होगा क्या, यहाँ h चेंज होगा और ये वैल्यू कांस्टेंट होता रहेगा। यहाँ पे कुछ भी चेंज हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये वैल्यू यहाँ पे क्या करेगा, वैरी करेगा। क्या वैरी करेगा, अगर मान लीजिए h हाइट एबव किया, यानी h बढ़ने पे यानी हम अर्थ सरफेस से जितना दूर जाएंगे उतना दूर जाने की, अगर ये वाला फैक्टर बढ़ेगा तो ये फैक्टर क्या होगा, घटेगा। समझ में, इसे 1 माइनस से ये वाला बढ़ेगा, 1 में से बड़ा घटाओगे तो ये माइनस वाला, ये पूरा फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इट मींस h बढ़ने पे g डैश क्या होगा, डिक्रीज। सो h बढ़ने पे g डैश क्या होगा, डिक्रीज। समझ में आ गया क्या? g डैश जहां पे हम क्या ले सकते हैं इसको, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या अपरेंट बोल सकते हैं, है ना, जो आपको फील होता है। समझ में आ गया? ठीक। थर्ड केस, इफ h का वैल्यू है ना 500 से ज्यादा हो, है ना, इफ h का वैल्यू 500 से ज्यादा हो, ठीक है ना, इफ h ग्रेटर देन 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, तो फिर क्या लेंगे, आपको पता है। फिर उस केस में कौन सा फॉर्मूला जाएंगे, जनरल, क्योंकि जनरल फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है। कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं, है ना। समझ में आया क्या? ठीक है। तो अगर तो फिर इस केस में जी डैश कितना हो जाएगा, जी 1 प्लस h अपॉन r टू पावर -2। समझ में? अगेन h बढ़ेगा तो ये घटेगा, कैसे, h बढ़ेगा ये पोर्शन बढ़ेगा तो नीचे वाला और ये -2 तो नीचे जाएगा, नीचे बढ़ा तो नेट कितना हो गया, छोटा। अगेन हम क्या लिखेंगे, h इंक्रीजेस तो g डैश डिक्रीजेस। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है ना, इसको लिख लीजिए अच्छे से। अब इस पर हम लोग कुछ और रिजल्ट बताते हैं, पहले इसको अच्छे से, ठीक है। चलिए हटाओ। नेक्स्ट एरो, है ना, ये हो गया, ठीक है। इसके जो 3 स्पेशल केस है इसके कारण, ठीक है। नेक्स्ट एरो, इसको स्टार मार्क करना है ना। देखिए हमारे पास एक g है और एंड क्या है, g डैश। ये तो कांस्टेंट होगा, ये एक्सेल ड्यू टू ग्रेविटी, स्पेशली अर्थ के कारण से लिखते हैं, है ना। ये g डैश अपरेंट है ना, ये चेंज करेगा कितने डिस्टेंस पे अर्थ से, मतलब अगर 10 किलोमीटर से ज्यादा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये जी चेंज, ये कांस्टेंट होगा, ये क्या होगा, वैरी होगा, ठीक है ना। ये पोर्शन कांस्टेंट है, ये पोर्शन क्या होगा, वैरी, ठीक है। तो आप देखिए अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, फ्रैक्शन डिक्रीज
फ्रैक्शन डिक्रीज या हम चेंज भी बोल सकते हैं। डिक्रीज मतलब इनिशियल से जितना घटा, चेंज में भी क्या होता है इनिशियल माइनस फाइनल, लॉसेस में से क्या होता है इनिशियल माइनस फाइनल। फ्रैक्शन डिक्रीज इन जी या फ्रैक्शन चेंज इन जी, है ना। फ्रैक्शन डिक्रीज इन जी ड्यू टू फ्रैक्शन डिक्रीज इन जी ड्यू टू, आप समझ लेना, ठीक है। फ्रैक्शन डिक्रीज इन जी डैश, ठीक, या जी ऐसे ले लेते हैं हम लोग। फ्रैक्शन डिक्रीज इन जी क्या होगा, फ्रैक्शन डिक्रीज मतलब इसका जो नेट जी है उसमें क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, फ्रैक्शन डिक्रीज इन जी आ जाएगा मेरा जी माइनस जी डैश अपॉन, देखिए जी माइनस जी डैश, ये क्या है, ये जो जी है आपको कांस्टेंट है और ये वैल्यू क्या वैरी कर रहा है, ये हम जितना हाइट पे जा रहे हैं उतना फिर ये क्या हो रहा है घट रहा है। तो नीचे क्या लिखेंगे, कुछ बड़ा सा लिखेंगे, ये बड़ा बड़ा में से छोटा गया, फिर नीचे भी क्या आएगा कुछ बड़ा, क्योंकि फ्रैक्शन क्या होता है समथिंग में नीचे बड़ा, ऊपर वाला जो जो हमारा ऊपर का पोर्शन होता है और नीचे का पोर्शन है ना, नीचे का पोर्शन अगर हम बढ़ा लेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो ये पोर्शन प्लस क्या आ जाएगा फ्रैक्शन में आएगा। समझ में आ गया क्या, चलिए तो यहाँ पे कितना हो गया g माइनस जी डैश अपॉन जी, ये मेरा फ्रैक्शन चेंज इन जी है, इसका वैल्यू निकालते हैं g माइनस जी डैश को क्या लिखेंगे g1 माइनस, ये भी लिख लेते हैं फ्रैक्शन डिक्रीज इन जी एट द नियर ऑफ कंडीशन लिख लेते हैं सर h किसके लिए, h रेडियल लेस देन r के लिए, है ना। तो क्या था g माइनस जी 1 माइनस 2h अपॉन r, समझ में आया क्या, बाई यहाँ पे g। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा यहाँ पे g माइनस जी, ऊपर लिखता हूँ मैं सॉल्व करके, इसका जो आ जाएगा कितना आ जाएगा रिजल्ट जी, सो जी फ्रैक्शन कितना होगा जी फ्रैक्शन, जी कॉमन लीजिए जी माइनस जी, ये जी फिर इसका माइनस जी कैंसिल आउट, फिर ये माइनस माइनस कितना होगा प्लस, तो यहाँ पे जी और जी कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितना आएगा 2h अपॉन r, कितना आएगा 2h अपॉन r। तो जी फ्रैक्शन कितना चेंज होता है, कितना डिक्रीज करता है 2h अपॉन r से, समझ में आया क्या, है ना। आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में तो जितने जी डैश में जो ये इस वाले पार्ट में जो वैल्यू होगा वही फ्रैक्शन चेंज होगा, है ना। आप हमेशा ध्यान रखना जो ये वाला पार्ट है फ्रैक्शन चेंज इन जी, है ना, फ्रैक्शन डिक्रीज इन जी, समझ में आया, चलिए ये आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, अगर इसमें हमको परसेंटेज निकालना हो, है ना, परसेंटेज डिक्रीज इन जी क्या है परसेंटेज 2h अपॉन r इंटू 100, ये आंसर आ जाएगा, ठीक, ये सब आप देखिए ध्यान से समझ में, ठीक। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया, ड्यू टू हाइट, है ना, जी कितना वैरी करता है, ड्यू टू हाइट जो जी वैरी करता है ना, कितना करता है जी डैश जी, है ना, 1 प्लस h अपॉन r पे पावर -2, दूसरा कौन सा जी डैश जी 1 माइनस 2h अपॉन r, ठीक है, ये दो फार्मूला। अब मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, कि ये फार्मूला कब यूज करना है कब नहीं यूज करना है ना। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, है ना, क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है, इफ, ठीक है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिएगा, इफ हाइट कितना हो, इफ हाइट कितना हो 320 किलोमीटर, इफ हाइट कितना हो 320 किलोमीटर, कहां से, फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, कहां से, फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, देन आपको निकालना है जी डैश फाइंड करना है, ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, तो जी डैश कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला है, ये वाला, ध्यान से सुनिए, एच कितना है 320 किलोमीटर है ना, 320 किलोमीटर है मतलब 500 से क्या है छोटा है, अगर वो 500 से छोटा है तो कौन सा फॉर्मूला जाएगा, अप्रोक्सीमेशन लगेगी, इससे भी आंसर आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे 320 किलोमीटर पे है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, है ना, इस, ठीक है, ये आपको एग्जैक्ट मतलब अप्रोक्सीमेट इसके इक्वल आपको आंसर देगा, ठीक है, आपसे ऑप्शन मैच कर देगा, ठीक है, इसलिए हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ना, तो g डैश इक्वल टू g 1 माइनस 2h, h कितना है 320 अपॉन r कितना है 6400, ठीक है, करते हैं, ये कितना हो गया, ये 64 तो 640, तो ये कितना आ गया यहाँ पे, ये कैंसिल आउट, कितना आ गया 10, तो 10 में से एक गया 9g है, तो g डैश कितना आ गया 9g/10, तो g डैश कितना आ जाएगा 9g/10, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ये आंसर कितना आ गया 9g/10, तो आंसर कितना आ गया 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आपसे पूछा जाए, ठीक है, अगर 500 किलोमीटर पे है ना, हाइट कितना हो 500 किलोमीटर पे, तो भी हम किसके थ्रू जाएंगे, इसके थ्रू जाएंगे, नीचे वाले के थ्रू, है ना, अगर मान लीजिए h हाइट कितने पे बात करें हम लोग 1200 1100, ठीक है ना, तो फिर हम किस पे जाएंगे, इस वाले जनरल फार्मूला पे जाएंगे, ठीक है, समझ में आएंगे क्या, ठीक है, कोई दिक्कत, आपको सिर्फ हमेशा क्या ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि 5 किलोमीटर हाइट पे तो फिर g का वैल्यू क्या आएगा 10 9.8, क्योंकि मैंने आपको बताया जो h का वैल्यू, ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि h का वैल्यू अगर 10 किलोमीटर से लेस देन और इक्वल टू हो तो हम g का वैल्यू क्या लेंगे कांस्टेंट, वो कितना होगा 9.83 और 10, समझ में आया क्या, ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कितना ये लेना है, ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको निकालना, फाइंड दी height of the object, find the height of the object from the center of earth, है ना, if g reduce 36%, if g reduce कितना 36% of initial value at the surface of earth, ठीक है ना, उससे कितना रिड्यूस होता है 36%, ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, फाइंड आपको हाइट निकालना, रिड्यूस कितना कर रहा है 36%, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका, सबसे पहली बात कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये आपको ध्यान में आना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला 36% बोल रहा है ना,
है ना। जी कितना बोल रहा है 36%। तो आप एक चीज देखिए, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ, फिर इसके रिजल्ट पे आएंगे इसको कैसे करना है ना। जैसे मान लीजिए जी कितना रिड्यूस हो रहा है 36%, तो फिर जी 36% रिड्यूस हो रहा है, तो जी कितना बच गया, जी कितने से रिड्यूस हो रहा है 36% पे, तो मेरे पास जी डैश कितना हो गया, जी डैश कितना हो गया 64%, है ना। जी डैश आया मेरा 64% ऑफ जी। समझ में आ गया, ये वैल्यू आएगा, मतलब जो सरफेस नियर द सरफेस पे जो जी होता है उसका एक्सेशन तो कितना होता है, जी कितना परसेंट रिड्यूस हो रहा है 36%, तो ये जी डैश कितना आएगा 64% ऑफ जी। अभी कितने बोल रहा है एट हाइट बोल रहा है ना, एट हाइट मतलब हाँ ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे जी डैश का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे जी 1 प्लस एच अपॉन आर के पावर -2। अभी जनरल फॉर्मूला से निकालते हैं, है ना। मैं आपको बाद में समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों निकाला, ठीक है ना। देखिए जी डैश कितना है यहाँ पे 64/100 ऑफ जी, फिर यहाँ पे जी 1 प्लस एच अपॉन आर के पावर -2। तो यहाँ से देखिए जी और जी कैंसिल आउट, जी और जी क्या हो गया कैंसिल आउट, ठीक है ना। आप देखिए ये -2 है ना, अगर इसको हम लोग रिवर्स कर देते यहाँ क्या हो जाएगा +2, फिर ये इधर आएगा क्या होगा रूट अंडर आ जाएगा, है ना। तो रूट अंडर आ जाएगा तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 100/64 का रूट इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन आर लिख सकते हैं क्या, ठीक है। आपको क्या निकालना है हाइट निकालना है ना, तो हाइट कौन सा होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोल है ना, सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ से हाइट कितना होता है, देखिए देखिए ये जो h है, ये h कहां से है सरफेस से, हमने कहां से पूछा आपसे सेंटर से, तो आपको क्या निकालना स्मॉल r निकालना है। आपको ये r दे रखा है, ये इस r का वैल्यू क्या होता है 6400 किलोमीटर। समझ में आया क्या, तो यहाँ पे h का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे r माइनस यहां से लिखते हैं, ये कितना होगा 10/8, 10/8 यहां से कितना हो गया 1 प्लस h का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग r माइनस r अपॉन r, इधर ले लेते हैं, यहाँ कितना हो गया 10r/8, 10r/8 इक्वल टू r प्लस r माइनस r। समझ में आया क्या, ये देखिए इसको मैंने किया, फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया, ऐसे कर दिया, ठीक है। ये r कैंसिल आउट, तो यहाँ से वैल्यू आ गया हमारा स्मॉल r का, वो कितना आ गया 10r/8, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा स्मॉल r इक्वल टू 10r/8 कितना मीटर। समझ में, आप इस r का वैल्यू वहां रखिए, अपना आंसर निकालिए। तो देखिए अब आपको पता करना है कि कब ये लगाना कब नहीं, मैंने हाइट के अकॉर्डिंग बताया था, अब जी के अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेते हैं, है ना, जी के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो देखिए जी के अकॉर्डिंग जैसे मान लो जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन r, ये कब लगाते हैं जब h क्या हो वेरी वेरी लेस देन r हो, है ना। अभी हम क्या करते हैं h का वैल्यू किसके लिए 500 के अकॉर्डिंग था, तो जी 1 माइनस 500 अपॉन 1 माइनस 500 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा 6400। समझ में आएगा 6400, ये और ये कट गए, तो कितना बचा जी 64 तो 59, है ना, 59 अपॉन 64, 59 अपॉन 64। समझ में आएगा। अब देखिए इसका जो वैल्यू है 59/64 जी, ये कितना परसेंट होगा अप्रोक्सीमेट, कितना परसेंट होगा, यहाँ पे कितना आया था परसेंट 0. कितना आया था 0.64, कितना था 0.64, ये देखिए तो ये कितना होगा 59/64, अगर हम इसको करें तो कितना जाएगा ये
0.9 जी, है ना? हाँ, अप्रोक्सीमेट 0.9 जी। कुछ समझ में आया क्या? वहां पे कितना था? 0.6 जी। कितना आया था? 0.6 जी। और यहाँ पे जी डैश कितना आ रहा? 0.9 जी। तो कहने का मतलब ये है कि 0.6, देखिए 10% था ना, तो 10% कितना होता है? जी, मतलब वहां पे कितना था? 0.6 था ना, 0.64 जी, 0.64 जी, और यहाँ पे कितना है? 0.9। तो देखिए ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू कितना है? अप्रोक्सीमेट 64%, और ये वैल्यू कितना जा रहा है? अप्रोक्सीमेट 90%, है ना? अप्रोक्सीमेट, हाँ, 90% के आसपास आ रहा है। कुछ समझ में आया क्या? ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हम लोग यहाँ पे 500 के अकॉर्डिंग, तो यानी कि मेरा जी डैश और जी के क्या होना चाहिए? बहुत नियर बाय आना चाहिए, है ना? देखिए यहाँ पे कितना हो गया? इसका 90% है, ये बहुत कम है। अगर ये इसके नियर बाय आ रहा है, मतलब कितना? 90%, 80%, है ना? 85%, अगर ऐसा कुछ जी में आता है तो आप ये रिलेशन लगा सकते। मतलब यहाँ पे कितना हो गया? 90%। इट मीन्स क्या है कि 90% के अप्रॉक्स आएगा तो आपको ये वैल्यू यूज करना है ना? ये आपके क्वेश्चन से पता चल जाएगा। वहां पे से 64% रिड्यूस होके हुआ था, अब यहाँ पे कितना परसेंट हो रहा है? रिड्यूस होके 90%। कुछ समझ में आ गया क्या? ठीक है ना? तो अगर जी डैश का वैल्यू, है ना, जी डैश का वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ पे 90% के आसपास आता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या दे दिया? 400 दिया, तो 400 दिया तो फिर यहाँ पे 60 आएगा, फिर यहाँ पे कितना होगा? 100%। मतलब मिनिमम कितना है? 90%। अगर 90% से जी डैश का वैल्यू, मतलब जी डैश जो इफेक्टिव नेट कितना बचता है? 90% या उससे ज्यादा, तो हम लोग क्या इस वाले रिजल्ट को यूज कर लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग इस वाले रिजल्ट पे आएंगे जो जनरल फार्मूला था। समझ में आ गया क्या? हाइट के अकॉर्डिंग क्या बताया? 500 किलोमीटर के लिए, ठीक है? और जी अगर मान लो कभी रिड्यूस हो रहा है ना, या इंक्रीज कर रहा है, तो जो मेरा नेट जी बचता है रिड्यूस और इंक्रीज करने पे, अगर वो 90% या 90% ज्यादा होता तब ये डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, अगर उससे कम होता है तो जनरल फार्मूला। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि अब जैसे जैसे हाइट ऊपर जाती है जी रिड्यूस होता है। समझ में? चलिए, तो इसीलिए आप सबसे पहले, ठीक है, डेटा अगर अच्छा दे रखा हो तो आप जनरल फार्मूला को अप्रोच करें, ये परसेंटेज वाले में कंफ्यूज ना हो, ठीक है? पहले उसको अप्रोच करें। आपको ऐसा कुछ डेटा दे रखा हो आप इजी वे में क्वेश्चन कर सकते हो, चलेगा? चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, क्या पूछा है? इफ, है ना, इफ एच का वैल्यू, ठीक है, इफ एच का वैल्यू लेस देन 400 किलोमीटर, ठीक है, इफ एच का वैल्यू लेस देन 400 किलोमीटर, देन variation of g due to height, variation of g due to height, ठीक है? determined by relation is, है ना, फर्स्ट ऑप्शन, है ना? मैं क्या करता हूँ? 400 नहीं, यहाँ पे ले लेता हूँ 800, है ना, 800 लेता हूँ। 800 से 600 से क्या हो? बड़ा हो, है ना? तो देन फर्स्ट ऑप्शन g 1 माइनस 2h अपॉन r, इससे जाएगा, या g डैश इक्वल टू g, या c g डैश इक्वल टू g 1 प्लस h अपॉन r पे पावर माइनस 2 एंड d none of these। कौन सा रिलेशन होगा इसमें करेक्ट? देखिए ये भी होता है फॉर्मूला, ये भी होता है। हमने क्या लिखा? 600 किलोमीटर से ज्यादा, तो कौन सा एप्रोप्रिएट लेंगे हम लोग? ये होगा। समझ में आया क्या?
ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन पूछता है, आपको ऐसा दे देगा कितनी परसेंट हाइट वो अचीव करता है ना, कोई दिक्कत? ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे पूछ रहा है a ball is projected upward, ठीक है, with a velocity v and it achieve a height of 20% of radius of earth, ठीक है, then which of the following relation is correct regarding g, ठीक है, which of the following relation is correct regarding g, ऑप्शन आपके पास यही है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? अगेन क्या होगा? सी होगा। फिर आपसे पूछे अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ सर्टेन वेलोसिटी v, ठीक है, एंड इट अटेन अ हाइट ऑफ, ठीक है, 8% ऑफ एंड इन अटेन अ हाइट ऑफ मान लो कितना 8% ऑफ किसके? रेडियस ऑफ अर्थ के, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग वेरिएशन इन g, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द g dash यानी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी if a particle achieve RE by 4, if a particle achieve RE by 4 height from the earth surface, ठीक है ना, कितना? from the earth surface, ठीक है, तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर, है ना, इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, RE by 4 है ना, RE कितना होता है? 6400, है ना, 6400, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? h कितना है? RE by 4, तो RE by 4 कितना होगा? 6400/4 कितना हो गया? 1600 किलोमीटर, कितना है ये? 1600 किलोमीटर। अब आप देखिए ये 1600 किलोमीटर क्या है? 500 से ज्यादा है, तो कौन सा प्रमाण लोगे आप? g डैश के लिए, g डैश लेगा g 1 प्लस h/r के पावर -2, यहाँ पे लो, इसका वैल्यू रखो यहाँ पे, तो कितना होगा? g 1 प्लस h कितना आ गया? या तो आप RE by 4 भी डायरेक्ट लगाते तो उससे भी काम चल जाता मेरा, है ना, 1600 अपॉन 6400 के पावर 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो ये हम इसको सॉल्व करते हैं। तो g डैश इक्वल टू है ना, कितना आएगा? g 5g बाय g डैश इक्वल टू 4 प्लस 1 5g बाय 4 आएगा। इसके पावर कितना है? -2, या आंसर आपके पास एक और आंसर आ सकता है, g डैश इक्वल टू g इंटू 5/4, हाँ, g इंटू 5/4 पे पावर -2, या आपके पास आंसर आ सकता है g 2g/√5, कितना आ गया? क्योंकि ये नीचे आएगा, ठीक है, नीचे √5 होगा, √4 कितना होगा? 2, तो 2 ऊपर चला गया, 2 कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो g डैश कितना है? 2g/√5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका आपको ऑप्शन दे रखा होता, फर्स्ट ऑप्शन कितना होगा? मान लीजिए ए ऑप्शन इसका होता, इसका ऑप्शन आप लोग लिख लीजिएगा 1 -
3g/2। देखिए 3g/2 किस वाले फॉर्मूला से आता, 3g/2 किस वाले फॉर्मूला से आता, g डैश इक्वल टू g 1 माइनस 2h/r। ठीक है, h/r कितना हो जाएगा, re/4 था ना, 4 यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो 2 माइनस 1 3g ने यहाँ पे लिख कितना होगा 2, 1 माइनस 2 में से g/2 कितना आता है यहाँ पे g/2, re/4 2 में से 1 गया 1/2 यानी कितना होगा g/2। फर्स्ट ऑप्शन देखिए ये आता है इस वाले फार्मूला से, है ना, इस वाले फार्मूला से g डैश से कितना आता है 2g √5, है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 2g/√5, है ना। सी ऑप्शन क्या होगा, बोथ, ये हो नहीं सकता है। एंड डी ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दिस। समझ में आया क्या? ठीक है, आपको बस वो जो मैंने डेटा लिखा है ना, आर कहां से कहां तक वैरी करेगा रेंज, ठीक है, तो वो आपको माइंड में रखना है, उसके अप्रोक्सीमेट करके आपको यहाँ पे आंसर निकालना है। ठीक, समझ में? चलिए, अगर आपसे फ्रैक्शन पूछेगा तो फ्रैक्शन चेंज इन क्या होगा, जी 2h/r। परसेंटेज पूछेगा तो 2h/r इंटू 100%। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड में ड्यू टू डेप्थ d फ्रॉम दी डेप्थ। अभी हम डेप्थ के लिए क्या ले लेते हैं, d ले लेते हैं, और हाइट के लिए क्या ले लेते हैं हम लोग, h, जो कि हमने पहले ले रखा है। d फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, ठीक है। h और टोटल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस टोटल हो गया r, तो हम क्या लिखेंगे, r इक्वल टू h प्लस r। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सॉरी, डेप्थ में ये r, सरफेस से कितना है, h डेप्थ नीचे है ना, h नहीं d डेप्थ नीचे है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये कितना टोटल r है, ये कितना होगा r माइनस d। ठीक है, इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा r माइनस d। ये क्या है, अर्थ सरफेस है, ठीक है। अब ये आपको पता है ये क्या है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये हमने पहले ही आपको बताया। ठीक है, नीचे वाला पार्ट नहीं लेते हैं ना, ये समझ में आया क्या? ठीक है, तो बताइए ये पूरा क्या सॉलिड पार्ट है एट पॉइंट, ठीक है, इनर साइड में जो मेरा आता है कैपेसिटी इंटेंसिटी, क्योंकि क्या होता है दोनों का मैग्नीट्यूड हम क्या लेते हैं, सेम लेते हैं, है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड से दोनों अलग अलग क्या फिजिकल क्वांटिटीज को भी निकालने का तरीका क्या है, वही जो कैपेसिटी इंटेंसिटी निकाल देते हैं। अब बताइए यहाँ कैपेसिटी इंटेंसिटी, ठीक है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे कितना है g, ठीक है, तो g डैश g इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, g डैश इक्वल टू g m डैश क्या होगा, जो ये टोटल का मास कितना है m है, और इस वाले पोर्शन का जो मास कितना हो जाएगा m डैश, और टोटल का यहाँ मास कितना है m, और रेडियस कितना r। समझ में आएंगे क्या? और इसका रेडियस कितना हो गया r/d। सेम है जो थर्ड केस बताया था सॉलिड नॉट कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए, वही यहाँ पे लिखेंगे। तो g डैश इक्वल टू g m डैश, है ना, या तो आपको रिजल्ट पता है तो gm अपॉन क्या होगा r³ इनटू कितने डिस्टेंस पे r माइनस d पे, यहाँ पे r माइनस d ऐसे लिखते हैं, उतना बार बार सॉल्व करने से क्या मतलब, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा g डैश g m, ठीक है ना, gm gm अपॉन
आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना, जी अपन आर स्क्वायर आर माइनस डी अपन आर, इतना लिख सकते हैं जी डैश इक्वल टू जी एम अपन आर स्क्वायर आर माइनस डी अपन आर। ठीक है, ये मैंने डेप्थ के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या लिखूं, जी डैश जी एम अपन आर स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ स्मॉल जी, है ना, एट द नियर ऑफ द अर्थ सरफेस स्मॉल जी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आर माइनस डी, आर का आर क्या होगा, वन माइनस डी अपॉन आर, वन माइनस डी अपॉन आर, तो ये आ गया मेरा। ठीक है, ड्यू टू डेप्थ डी, किसके डेप्थ डी के लिए। तो देखिए अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जो मैंने हाइट के लिए बताया था, है ना, हाइट के लिए रिजल्ट क्या बताया था, जी डैश इक्वल टू जी वन माइनस टू एच अपॉन आर, ये अप्रोक्सीमेशन का रिजल्ट था। सबसे पहली बात क्या, इस वाले फॉर्मूला को रटना नहीं, ये कंडीशनल है, आपके माइंड में जो जनरल फॉर्मूला वो रहना चाहिए, लेकिन ये कब लगाना ये भी आपको पता होना चाहिए, फॉर स्मार्ट सोल्यूशन के लिए, है ना, जल्दी में आप कैलकुलेशन कर पाओ। ठीक है, उसके लिए आपको ये यूज करना है, लेकिन आपको हमेशा इस फॉर्मूला को यूज नहीं करना, आपको कंडीशन दे रखा है जब h का वैल्यू 500 या 500 से कम हो। समझ में आएगा क्या? तो देखिए यहाँ पे g डैश इक्वल टू g1 माइनस d अपॉन r, तो ये क्या कंडीशन फॉर्मूला नहीं, ये जनरल फॉर्मूला है, क्योंकि अभी मैंने सॉल्व किया था जनरल मेथड से, तो ये रिजल्ट है ना, तो इसमें आपको एप्रोक्सीमेशन लगाने की नीड नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक क्या इजी वे में, ना कोई स्क्वायर है ना कुछ है ना, लेकिन यहाँ पर मुझे एप्रोक्सीमेशन लेना पड़ा था। ठीक है, तब जाके इस फॉर्म में आया था, तो समझ में आया क्या? तो ये जो फॉर्मूला ये क्या जनरल रिलेशन है, ये है ना, ये जनरल रिलेशन है। ठीक है, डी हाइट डेप्थ पे और ये एच हाइट एबव पे एप्रोक्सीमेशन है। समझ में आ गया क्या? ठीक है ना, ये एच हाइट एबव पे क्या है एप्रोक्सीमेशन है, और ये डी फॉर डेप्थ और एच फॉर हाइट, ये ध्यान रखना। ठीक है, किसी किसी ग्रुप में एच और एच करके बनाते हैं, ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होने के लिए मैंने डी फॉर डेप्थ नीचे लिया डी, वो एच हाइट के लिए लिया। समझ में आ गया क्या? और ये क्या, ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट इन हाइट है ना, ये क्या अप्रोक्सीमेट कंडीशनल रिजल्ट एंड हाइट इससे एच। समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत? चलिए, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, डेप्थ के मामले में कोई कंडीशन नहीं, ये किसके लिए, हाइट के लिए था। कोई दिक्कत? चलिए, अब इसको हम लोग दोनों को कंपेयर करके क्वेश्चन कुछ बनाते हैं। ठीक है ना, अगेन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, जो मेरा यहाँ पे रिजल्ट क्या आया था, जी डेप्थ के कारण से, जी डैश डेप्थ के कारण से जी 1 माइनस डी अपॉन आर, है ना, 1 माइनस डी अपॉन आर। तो देखिए अगर d बढ़ेगा मतलब नीचे डेप्थ क्या होगा, बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, बढ़ेगा, तो 1 में से ये 1 में से बड़ा हुआ तो ये क्या होगा, ये घटेगा, तो g क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो g डैश क्या होगा, इफेक्टिव क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आ गया क्या? d बढ़ेगा तो g इफेक्टिव क्या होगा, डिक्रीज होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, ऑलवेज। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन पूछो कि फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एट हाइट 800 किलोमीटर, ठीक है, एट डेप्थ 800, हाइट की एट डेप्थ 800 मीटर किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। किलोमीटर में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, 800 मीटर, फिर हम लोग सोचना देखेंगे, सोच लेंगे, मतलब उतना ले सकते हैं, है ना, 800 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ डेप्थ में। ठीक है, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, तो उसके लिए क्या रिलेशन लेंगे हम लोग, जी डैश क्या लेंगे, जी 1 माइनस डी कितना है 800 अपॉन 6400। समझ में आ गया क्या? चाहे आपको 400 डेप्थ पे हो तो भी यही लेंगे, 500 हो तो भी यही, क्योंकि इसमें कोई भी दूसरा फॉर्मूला नहीं है, आपके पास यही है ना, लेकिन हाइट में क्या था, 2 था, उसमें अलग अलग हाइट के लिए अलग अलग रिलेशन लेना था। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है, चलिए
जी डैश, है ना। अब देखिए दो बातें ध्यान से सुनिएगा, मेरा क्या है जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। ध्यान से सुनिएगा, ये जो जी है ये क्या होता है ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ये वैल्यू कभी घटता बढ़ता नहीं है। तो ये जो जी है ऑलवेज क्या होगा कांस्टेंट होगा, समझ में आ रहा है क्या, ये जी ऑलवेज कांस्टेंट होगा। लेकिन ये डी क्या होगा, ये जी क्या होगा वैरी करेगा, ये जी क्या करेगा वैरी करेगा, समझ में आ गया क्या, ये क्या करेगा वैरी करेगा, ठीक है ना। तो देखिए एट दी सेंटर लिखता हूं मैं, एट दी सेंटर ऑफ द अर्थ, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ में क्या हो जाएगा d इक्वल टू r, तो d इक्वल टू r तो r बार कितना होगा 1 माइनस 0। तो इसमें क्या जीरो होगा, g जीरो होगा कि g डैश जीरो होगा, g डैश जीरो, इफेक्टिव g जीरो होगा नॉट g जीरो, है ना। तो g डैश जीरो होगा नॉट g इक्वल टू जीरो। ये हमेशा ध्यान रखना, इफेक्टिव g जाके जीरो होता है ना कि g जीरो होता है, कोई दिक्कत एटी सेंटर पे, क्योंकि हमने पहले ही निकाल रखा है, ठीक है, जो ग्रेविटेशन इंटेंसिटी होता है, ठीक है, मैक्सिमम कहां होता है, मैक्सिमम एट हम कहां पे लेते हैं जितना हाइट ऊपर जाते हैं, ठीक है, कहां पे इंफिनिटी पे ले लेते हैं, है ना। उसके बाद मिनिमम कहां पे लेते हैं हम लोग, सॉरी ग्रेविटेशन इंटेंसिटी है ना जी डैश, जी इफेक्टिव एट द सेंटर, ओके ठीक। तो ये क्या है जी डैश, तो यहां पे क्या होगा ये जी तो क्या रहे कांस्टेंट, आपको मैं क्या बोलूं जी इफेक्टिव। ऐसे भी सेंटर पे जी जाके क्या होता है जीरो, सॉरी मैं पोटेंशियल के बारे में बोल रहा था आपको पहले, ठीक। अभी हम किसके इंटेंसिटी का, है ना, ग्रेविटेशन की इंटेंसिटी, सेंटर पे क्या होता है जीरो, समझ में, चाहे वो सॉलिड हो, ठीक है, चाहे वो, समझ में आ गया क्या, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर क्या होता है, उसका कर्व कैसा आता है, ऐसा कर्व आता है, देखिए सेंटर पे क्या होता है जीरो होता है। दूसरी बात, ये जी इफेक्टिव का है, लेकिन ये जी कहां तक देखते हैं, यहाँ पे सरफेस ऑफ नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या होता है कांस्टेंट होता है, ये हमेशा आप ध्यान रखना इसमें, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल क्या होता है सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे मिनिमम होता है ना कि जीरो होता है, ठीक है। जीरो कहां होता है इंफिनिटी पे, लेकिन वो उसकी वैल्यू क्या होता है मैक्सिमम, ये मैंने आपको नोट्स में, ठीक है, दिखा रखा हूं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं, ठीक है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ h, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ h वैल्यू ऑफ h above or depth, what should be the value of h above or depth, दोनों क्या है, ठीक है, what should be the value of h above or depth, g यानी acceleration due to gravity will be equal, ठीक है, विल बी इक्वल, ठीक है। तो बताइए ये क्या बोल रहा है, अर्थ सरफेस से h हाइट अबव और नीचे d, और h और d क्या सेम है, इक्वल है, अबव और नीचे। तो आपको उस h का वैल्यू निकालना जो h हाइट अबव और h हाइट नीचे, जहां पे g का वैल्यू क्या हो सेम है, ठीक है, जहां पे g का वैल्यू क्या है सेम है। अब ध्यान दीजिए कि सरफेस से ऊपर जाते तो भी जी का वैल्यू घटता है, सरफेस से नीचे आते तो भी जी का वैल्यू क्या होता है घटता है, रिजल्ट से आपको पता चल गया, समझ में। तो उसके लिए हम कौन कैसे निकालेंगे इसको, फॉर्मूला क्या करेंगे हम लोग, तो आपको पता है जी डैश डेप्थ के लिए, इसको जी डैश किसके लिए करोगे हाइट के लिए, तो डेप्थ के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है जी 1 माइनस डी अपॉन आर। और ये देखिए हाइट के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, अप्रोक्सीमेशन वाला या ओरिजिनल वाला, रिलेशन वाला, अप्रोक्सीमेशन वाला या ओरिजिनल, ठीक है, कंडीशनल नहीं लेंगे, उसमें जो रियल जो ओरिजिनल रिलेशन है ना वो लेंगे।
तो वो कौन सा रिलेशन था, g1 माइनस 1 प्लस h अपॉन r पे पावर -2। इन दोनों को इक्वेट करो, यहाँ से जो h का वैल्यू आएगा वही h क्या होगा, इसका आंसर होगा। ये बताने का मेरा ये मतलब था कि आप इसमें से किसको इक्वेट करते हो। अगर मान लो आपने इसको 1 माइनस 2h/r के इक्वेट कर दिया तो वो फिर आपको पता नहीं है ना h कितना है ना, ये h तो पता नहीं कितना है, ये r से बड़ा है कि छोटा, मैंने ये तो बताया नहीं, समझ में आ गया क्या। तो आपके लिए ज्यादा एक्यूरेट कौन सा रिजल्ट होगा, इतना इक्वल टू आप ये करोगे यहाँ से h इक्वल टू आ जाएगा। कभी भी आप ये मत करना g1 माइनस 2h अपॉन r, समझ में आ गया क्या। वो भी आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, आपको ध्यान से समझना है कि h क्या है, h हाइट सरफेस से क्या है और d डेप्थ कितना है, ठीक है। डेप्थ के लिए आपको कोई भी एजम्पशंस नहीं लेना, उसके लिए एक ही फार्मूला है g1 माइनस d अपॉन r, ठीक है ना। लेकिन जो हाइट एबव के लिए, h हाइट एबव के लिए दो फार्मूला है, एक तो मैंने बताया आपको जनरल फार्मूला, और एक दूसरा कौन सा जो हाइट के अकॉर्डिंग वैरी करता है उसके, ठीक है, उसके लिए अप्रोक्सीमेशन का मैंने बताया था, ये आप ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें भी ये भी इंपॉर्टेंट में लिखता हूं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन डिक्रीज इन g, है ना, फ्रैक्शन डिक्रीज इन g विथ डेप्थ, d, विथ डेप्थ कितना d, ठीक। कैसे करेंगे यहाँ पे, अगेन क्या करेंगे, g माइनस g डैश तो करते हैं g माइनस g डैश अपॉन g, ये क्या फ्रैक्शन है, तो g माइनस g डैश क्या होगा, g1 माइनस d अपॉन r अपॉन g। मैंने आपको क्या इसका शॉर्ट ट्रिक्स बताया था, अगर आपको कोई फ्रैक्शन पूछे तो जो आपका g डैश का फॉर्मूला है, जो ये वाला पोर्शन होता है, वहां पे क्या था 2h अपॉन r था, यहाँ पे d बाय r है ना, तो ये जो पोर्शन होता है वही इसका फ्रैक्शन आता है। देखिए चेक कीजिए, g और g यहाँ से कैंसिल, यहाँ कितना होगा dg बाय r, तो g और g कट गया, यहाँ से कितना आ जाएगा d बाय r, तो फ्रैक्शन कितना होता है, फ्रैक्शन आ जाता है d बाय r, समझ में आ गया क्या। वहां पे कितना था 2h बाय r, ठीक है। अगर आपसे पूछे परसेंटेज, परसेंटेज डिक्रीज इन g, परसेंटेज डिक्रीज इन g क्या होगा, d बाय r इंटू 100%, ठीक, d बाय r इंटू 100%, समझ में आया क्या, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट कौन सा चल रहा था, ठीक है। मैंने किसके लिए शेप एंड साइज के लिए बता दिया, जी वैरी करता है, ठीक है। उसके बाद किसके लिए बताया मैंने, विथ एल्टीट्यूड हाइट के लिए, उसका फिर डेप्थ के लिए। जो फोर्थ है, फोर्थ किसके लिए हम लोग लेते हैं इसका, ये प्लान टू प्लान ड्यू टू चेंज इन प्लैनेट, है ना, प्लैनेट के चेंज के कारण से भी लेते हैं। तो प्लैनेट के चेंज के कारण से मतलब जैसे मान लीजिए जी का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, जीएम अपॉन, ठीक है, जीएम अपॉन जो जनरल फॉर्मूला था सबसे पहले मैंने बताया था, ये नियर डियर सरफेस का नहीं है, ये जनरल फॉर्मूला है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो एट द अर्थ के लिए, सरफेस ऑफ अर्थ के लिए, सरफेस ऑफ अर्थ के लिए क्या होता है जी, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, ये अर्थ सरफेस के लिए है। मान लो और दूसरे प्लैनेट के लिए, मार्स के लिए ले लेते हैं, तो ये जी ऑफ अर्थ था, है ना, जी ऑफ अर्थ, जी ऑफ मार्स, ठीक है। जी ऑफ मार्स के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे एम ऑफ अर्थ, है ना, जी एम ऑफ किसका, मार्स का, एम ऑफ मार्स अपॉन रेडियस ऑफ मार्स का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अगर आर और मास चेंज करते हैं, प्लैनेट अगर चेंज करता है तो जी क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत है ना। ये प्लैनेट चेंज तो जी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो प्लैनेट चेंज
तो जी क्या होगा, चेंज। ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए प्लांट चेंज किस फॉर्म में, मास एंड डायमेंशन के फॉर्म में, शेप एंड साइज के फॉर्म में, है ना, शेप एंड साइज, ये ध्यान रखना, शेप एंड साइज के फॉर्म में। अगर मान लीजिए कोई दूसरा प्लैनेट है जिसका मास भी अर्थ के बराबर है और रेडियस भी अर्थ के बराबर होगा, समझ में आ गया क्या, जिसका मास भी क्या हो, अर्थ के बराबर, और रेडियस भी क्या हो, अर्थ के बराबर, है ना, तो आपको पता है उसका जी और दोनों का जी क्या होगा, सेम होगा। इट मींस कहने का मतलब ये है, जो एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है ना, अलग अलग प्लैनेट का ड्यू टू उसका स्ट्रक्चर क्या है ना, उसका मास क्या है, ठीक है, उसका साइज क्या है, मतलब कितना बड़ा है, समझ में, तो उसके लिए फिर क्या होगा, ये सेम, क्योंकि जी क्या होता है, सेम। अगर मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अदर प्लैनेट सेम हो गया और आर ऑफ अर्थ, आर ऑफ अर्थ सेट हो गया, तो फिर जी क्या हो जाएगा, दोनों के लिए इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो एम और आर पे जी डिपेंड करता है ना, एम और आर पे, समझ में, ठीक। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए मून के लिए, मून का क्या बहुत छोटा है, ठीक है, रेडियस छोटा है, मास भी क्या है उसका कम है, तो आप बताइए, तो फिर उसके लिए जी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, समझ में आ गया क्या, क्योंकि यहाँ पे मास भी क्या है उसका बहुत छोटा है, ठीक है, तो मास बहुत छोटा है तो जी फिर क्या हो जाएगा, छोटा है, इसलिए उसका कितना आता है, जी बाय 6 आता है, समझ में आ गया क्या। तो वो आपको एम और आर के रेशियो पे चलते हैं कि आपको देखना पड़ेगा अलग प्लैनेट का क्या क्या एम और आर का रेशियो, उसके अकॉर्डिंग जी चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है ना, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, तो इसके कारण से भी चेंज होता है जी, है ना, कैसे देखते हैं। है ना, ऐसा कुछ अर्थ का मैंने शेप बनाया, ठीक है। ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सा है, इक्वेटोरियल लाइन, और ये लाइन कौन सा है, ये पोल का है, ये मेरा इक्वेटोरियल प्लेन के लिए लॉन्ग, इसको कट करेंगे इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लाइन और प्लेन। हम लोग जो रहते हैं कहाँ पे रहते हैं, इस वाले पोर्शन पे ही रहते हैं, ठीक है, पोल पे नहीं रहते, कहाँ पे रहते हैं, इस वाले पोर्शन पे। ये जो एक है पोल है, ये क्या है, इक्वेटर, ठीक है, और इसका जो रोटेशन होता है क्या होता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर होता है, इसका रोटेशन क्या होता है, वेस्ट, इधर क्या नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, तो ये वेस्ट से ईस्ट की ओर, इसका ऐसा ओमेगा होता है ना, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, समझ में आ गया क्या, वेस्ट से ईस्ट, कोई दिक्कत। चलिए, सपोज यहाँ पे एम मास है ना, नियर द इक्वेटोरियल प्लेन, और इसका रेडियस कितना था, यहाँ से यहाँ कितना रेडियस था इसका, आर मान लेते हैं, ये भी आर, लेकिन आपको पता है दोनों में फर्क होता है, तो फिर भी हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए आर 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 मान लेते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक है, ये भी कितना आर है, तो मैंने ये एंगल ले लिया, ठीक है, इसके साथ इक्वेटोरियल लाइन के साथ, किसके साथ, इक्वेटोरियल प्लेन के साथ या इक्वेटोरियल लाइन के साथ कितना एंगल ले लिया हमने, लैम्डा। आप इधर का भी ले सकते हैं लेकिन रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना आपने जो सॉल्व किया किस लैम्डा के लिए सॉल्व किया, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए, इक्वेटोरियल प्लेन पे, किसी बुक में यहाँ से भी लेते हैं, वर्टिकल के साथ हमने किससे लिया, हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे एबीडी ड्रॉ करेंगे इसका, है ना, तो बताइए एबीडी जो ड्रॉ करेंगे, है ना, इस पे जो एम लगेगा
mg, इसमें जो ग्रेविटी फोर्स लगेगा किधर लगेगा, क्योंकि इसका वेट, ग्रेविटी फोर्स क्या बताता है, किसी भी मास का वेट बताता है, वो प्लैनेट टू प्लैनेट क्या होता है, चेंज होता है। इस पे जो mg लगेगा किधर लगेगा, नीचे लगेगा क्या या इधर लगेगा, किधर लगेगा, नीचे नहीं लगेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा। समझ में आया क्या, क्योंकि हम लोग क्या होता है अर्थ के सरफेस पे होते हैं, इसलिए हम हमेशा क्या लगाते हैं नीचे। तो नीचे करने का मतलब जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं तो यहाँ पर रहते हैं तो हमारे लिए नीचे क्या होगा, ये यहाँ पर रहेंगे तो नीचे क्या होगा, ये। समझ में आया क्या, तो ऐसा नहीं लिखेंगे। तो mg किधर होगा, अंदर की तरफ होगा, है ना, ये अंदर की तरफ होगा। और इस पे क्या लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा, ठीक है। जैसे कि हम अर्थ सरफेस करते हैं नॉर्मल किधर लगता है, अर्थ मेरे ऊपर नॉर्मल ऊपर लगाएगा, ये क्या लगा दिया था, नॉर्मल लगाया। और इधर क्या लग गया मेरा, mg, mg लग गया। समझ में आया क्या, इधर mg लग गया। अब आप देखिए ये लैम्डा हो गया, है ना। अब देखिए अब ये अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है ना, तो ये एक सर्कुलर पाथ फॉर्म करेगा, ये मास, ये समझ में आ रहा है ना, ये मास क्या करेगा, सर्कुलर पाथ फॉर्म करेगा, सर्कुलर फॉर्म। अब क्या करेंगे, इस सर्कुलर पाथ का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, है ना। इस रेडियस को हम लोग क्या मान लेते हैं, r, स्मॉल r, क्या ले लेते हैं, स्मॉल r। समझ में आया क्या, ये लैम्डा हुआ, ठीक है, ये लैम्डा हुआ तो ये एंगल भी कितना होगा, लैम्डा, है ना, ये एंगल भी कितना आएगा, ये भी लैम्डा आएगा। उसके बाद देखिए ये लैम्डा तो ये भी कितना होगा, लैम्डा, है ना। अब देखिए ये मास इस सर्कुलर पाथ पे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है सरफेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, किधर, इसके सेंटर की तरफ। देखिए सेंट्रीफ्यूगल हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है, रियलिटी में जो हम mv स्क्वायर पर r लिखते हैं पॉजिटिव, वो सेंट्रीफ्यूगल होता है ना, लेकिन वो होता है सेंटीमीटर। लेकिन आपको अगर आप यहाँ बैठे रहोगे तो आपको क्या लगेगा, हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ हम लोग इसका क्या आएगा, इधर आएगा इसका m ओमेगा स्क्वायर r, कौन सा, ये मैंने क्या निकाल दिया इसका, सेंट्रीफ्यूगल। समझ में आया क्या, ठीक है ना। ऐसे यहाँ कितना आएगा, m ओमेगा स्क्वायर r आएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एपीटी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो कितना आएगा, n प्लस m ओमेगा स्क्वायर r, है ना, n प्लस m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू mg, लिख सकते हैं ना, n प्लस m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू mg। सो n इक्वल टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r। समझ में आएगा, ठीक है। जिससे हम लोग पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं, है ना। और चलो कंपोनेंट भी होगा इसका, ये कंपोनेंट इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा इसका, m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा, है ना, ये भी यहाँ पे लगाएंगे cos लैम्डा इक्वल टू mg। तो mg माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos लैम्डा, ठीक है। ये मेरा आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, इस r का वैल्यू रखेंगे। बताइए इस r का वैल्यू क्या होगा, ये r है, इस r का वैल्यू ये कितना है, r, ये कितना है, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल r, कैपिटल r, एंगल कितना है, लैम्डा। तो ये स्मॉल r क्या हो जाएगा, स्मॉल r आ जाएगा r cos लैम्डा। समझ में आया क्या, स्मॉल r क्या होगा, r cos लैम्डा। इस स्मॉल r को यहाँ पे हम लोग रखते हैं, तो n इक्वल टू कितना होगा, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, r की जगह r cos लैम्डा, तो r cos लैम्डा, r cos लैम्डा इंटू cos लैम्डा। अब यहाँ हम लोग रखते हैं, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg
माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब बताइए एन, एन को क्या लिखेंगे हम लोग, एम जी डैश। क्यों एम जी डैश क्यों लिखेंगे, क्योंकि एन क्या है एपरेंट वेट और जी भी क्या होता है इफेक्टिव और एपरेंट होता है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे जी डैश। तो जी डैश इक्वल टू यहाँ से कितना होगा एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। देखिए m और m और n सब m क्या हो गया कैंसिल आउट, तो मेरा यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया g डैश इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा। ठीक, ये मेरा ड्यू टू रोटेशन ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, वह लैम्डा जो है hanging from horizontal और equatorial ठीक है, horizontal और equatorial, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत, लिखिए इसको। ठीक है, यहाँ मैंने r क्योंकि ये इस सर्कल पार्ट है ना, यहाँ मैंने m ओमेगा स्क्वायर r, तो इसके अकॉर्डिंग इधर क्या लगा m ओमेगा स्क्वायर r। अब यहाँ हमने क्या लिखा एफबीटी ड्रॉ किया, तो ये इधर ये कंपोनेंट हो गया, तो n प्लस ये इक्वल टू mg, नेट फोर्स यहाँ पे 0 हो गया, तो वहां से हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया। समझ में आया क्या? चलिए ठीक, अब इसमें कुछ स्पेशल केस देखते हैं। ध्यान से देखिए, स्पेशल केस इफ, ध्यान से देखिए g डैश इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा। अगर मान लीजिए, ठीक है, यहां पे सिमेट्री से डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, ये क्या लैम्डा, यहां पे मास m है। अगर मान लीजिए लैम्डा कितना हो जाए 0 डिग्री और लैम्डा 90, पहले हम इसके लिए लेते हैं इफ लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री, तो कहां पे पहुंच जाएगा ये मास पोल पे, दैट इज एट पोल पे, है ना। तो g एट पोल, तो g डैश एट पोल कितना आ जाएगा g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर 90 डिग्री, तो ये पोर्शन कितना हो गया 0, तो g एट पोल कितना आ जाएगा, सो g डैश एट पोल आ जाएगा g, कितना आ जाएगा ये g आ जाएगा। समझ में आया कुछ, ये आ जाएगा। यानी आपसे अगर कोई पूछे अगर आप कहाँ पे हो पोल पे हो, तो आप पे कितना एक्सटेंडेड टू ग्रेविटी लगेगा g, यानी आप पोल मतलब सीधा मतलब इस वाले वर्टिकल लाइन के अलोंग। ठीक है, g डैश पोल कितना आ जाएगा g, और इसका वैल्यू कितना होगा 9.8 मीटर 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम किस पे लेते हैं इक्वेटर पे। बताइए, आपको पता है g जो होता है पोल के लोग क्या होता है मैक्सिमम होता है ना, क्योंकि r होता है और इक्वेटर पे r बड़ा होता है, तो g अपन r स्क्वायर, तो इक्वेटर पे g क्या होता है इक्वेटर मिनिमम होता है। तो 9 आप देखिए उतना मिनिमम होता है मैक्सिमम, जैसे 9.83 है तो उसका 9.7 के अप्रोक्सीमेट होता है ना, उतना ज्यादा छोटा बड़ा फर्क नहीं पड़ता है ना। इसलिए हम क्या करते हैं थ्रू आउट हम सरफेस पे कहीं भी हम क्या मान लेते हैं 9.8 10 मान लेते हैं ना ओवरऑल। अब किसके लिए लेंगे इफ केस, इफ लैम्डा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर लैम्डा 0 होगा तो कहां पे लेंगे हम लोग इक्वेटर, इक्वेटर पे आएंगे है ना। इक्वेटोरियल लाइन पे लैम्डा 0, तो बताइए यहाँ पे g डैश कितना आ जाएगा, तो g डैश इक्वल टू आ जाएगा g माइनस ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, एंड cos स्क्वायर 0 डिग्री है ना। तो कितना हो गया ये कहाँ पे इक्वेटर, g इक्वेटर g माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये पोर्शन कितना 0 हो गया, तो नेट कितना आ जाएगा मेरा g एट इक्वेटर आ जाएगा g माइनस
जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। और आपको पता है ये इसका जो वैल्यू आता है अप्रोक्सीमेटली 9.7 के आसपास 9.7 के आसपास आता है, जो कि क्या है लेस देन जी एट पोल है। इसका वैल्यू कितना 9.83। समझ में आ गया? 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लीजिए, हाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ये वैल्यू है पोल और इक्वेटर के लिए, ठीक? कोई दिक्कत? एक तीसरा रिजल्ट तीसरा रिजल्ट, इफ एट इक्वेटर मान लीजिए क्या हो लैम्डा कांस्टेंट है ना। इफ एट इक्वेटर एनी पॉइंट पे क्या लेंगे लैम्डा कांस्टेंट लेंगे, तो फिर मेरा कितना आ जाएगा जी डैश। ठीक है, जी डैश अभी हमने क्या लिखा था यहाँ पे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो देखिए जी माइनस ओमेगा स्क्वायर लैम्डा कांस्टेंट है। मान लीजिए यहाँ पे cos स्क्वायर मैंने लैम्डा लिखा, तो एनी इक्वेटोरियल लाइन पे जैसे मान लीजिए आपने पूरा लैम्डा जीरो का तो एग्जैक्ट आगे इक्वेटोरियल प्लेन पे थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, ऐसे तो हम लोग डायरेक्ट मतलब एग्जैक्ट इक्वेटर प्लेन पे तो रहते नहीं है, उससे आगे पीछे रहते हैं। यानी ये रियल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, रियल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऐसे ह्यूमन बीइंग के लिए कि जहाँ पे इक्वेटर से थोड़ा अबव रहते हैं, अगर उसके लिए हम लोग क्या लैम्डा पर पर्टिकुलर एंगल होगा, अगर ये कांस्टेंट हुआ, ठीक है ना, अगर ये कांस्टेंट हुआ तो सपोज ओमेगा अगर मान लो क्या हो गया यहाँ पे घट रहा है ना, ओमेगा मान लीजिए घट रहा है तो ये क्या होगा बढ़ेगा। ओमेगा घट रहा हो तो ये बढ़ेगा, फिर ये पूरा क्या हो जाएगा बढ़ेगा। तो इट मींस इफ ओमेगा इंक्रीजेस तो जी डैश क्या होगा डिक्रीजेस, एंड इफ ओमेगा डिक्रीजेस तो जी डैश क्या हो जाएगा इंक्रीजेस। समझ में आएगा? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एट अ पर्टिकुलर एंगल पे हम लोग ये रिजल्ट लिखते हैं। ठीक है, और एट दी पोल के लिए ओमेगा क्या लेते हैं कांस्टेंट, और यहाँ पे ऐसे सिर्फ इक्वेटर के लिए ओमेगा हम लोग वैरी करा सकते हैं। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्केप वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, इसको हम लोग कल पढ़ते हैं, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।